तो ठीक है गाइस, तो अपन डी एन एफ ब्लॉक चल रहा था हमारा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग पढ़ रहे थे। तो अब हम लोग आगे ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है देखो। जैसे डी ब्लॉक में आप देखोगे कि बहुत सारा मेटल जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इनका, है ना। तब मान लो कि कोई डी ब्लॉक मेटल है, अगर अपने मेटल जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो उसका स्टेबिलिटी जो डिपेंड करेगा किसके साथ वो बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ बना रहा है या फ्लोरीन के साथ बनाएगा तो स्टेबल होता है। क्यों? ऐसा देखा गया है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। डी ब्लॉक मेटल जो होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि इनकी बॉन्ड एनर्जी जो होता है ना, हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ, जो भी कंपाउंड जो बनेगा, फ्लोरीन का कंपाउंड हो, ऑक्सीजन का कंपाउंड हो, ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये आपको याद रखना होगा, है ना। तो ये चीज जो है, लाइन जो है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल जो होते हैं स्टेबलाइज बाई ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से स्टेबलाइज होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि डी ब्लॉक मेटल जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल है आपके पास, ऐसा दिख रहा होगा, है ना। MnO4 माइनस, Cr2O7 2 माइनस, V2O4 5, V2O5, VO2 प्लस, CiCl4, जीनोन F4 एंड जीनोन F6। और ये आप पढ़ोगे पी ब्लॉक में आएगा, है ना। ठीक है, पी ब्लॉक का रिएक्शन है ये, आएगा सभी, है ना। बट अगर कोई पूछे कि चलो ठीक है, आपने बता दिया कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, स्टेबल है। अब आप ये बताओ, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में अगर दोनों में से कंपेयर करें फिर, तब आप बताओगे कि ऑक्सीजन के साथ अगर डी ब्लॉक मेटल बॉन्ड बना रहा है तो ज्यादा स्टेबल होते हैं। कौन से वाले? जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल जो होंगे हमारे, मान लो कोई मेटल है, अगर Mn है, ठीक है। Mn का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +7। अगर वो +7 में प्रेजेंट है, ठीक है, तो +7 के में प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन के साथ अगर बॉन्ड बना रहा है तो ज्यादा स्टेबल होगा अगर आप कंपेयर करोगे फ्लोरीन के साथ तो। ठीक है, तो ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि ऑक्सीजन का हमेशा टेंडेंसी होगा कि डबल बॉन्ड बनाओ, और डबल बॉन्ड बनता है तो ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में हमें मैक्सिमम एनर्जी देना पड़ता है ना। क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होगा, ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा होता है फ्लोरीन का सिंगल बॉन्ड से, है ना। ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर आप ऑर्डर देखोगे, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज ग्रेटर देन कार्बन डबल बॉन्ड ग्रेटर देन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये किसका ऑर्डर है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर हो जाएगा? रिवर्स, है ना। ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होता है, देन हमारा डबल बॉन्ड आती है, देन हमारा क्या आती है? सिंगल बॉन्ड। ये हमारा है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, क्लियर है सबको। इसीलिए ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बनता है डी ब्लॉक का, वो ज्यादा स्टेबल पाया जाता है। ठीक है, तो Mn2O7 और MnF7 में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? Mn2O7, है ना। Mn2O7, ठीक है। क्लियर है सबको, है ना। और कुछ चीजें आपको और ध्यान रखना होगा। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ये तो पता है ना सबको। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, बट आयनिक करेक्टर डिक्रीज करता है ना। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है, छोटा छोटा, छोटी बातें बट अच्छी बातें, है ना। छोटी बातें हैं बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। और एक चीज और ध्यान रखना कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ना कभी भी फ्लोराइड नहीं बनाएंगे। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक मेटल विल नॉट फॉर्म एनी फ्लोराइड कंपाउंड। फ्लोराइड कंपाउंड नहीं बनाता है क्योंकि अनस्टेबल होते हैं वो, जैसे TiF2 नहीं बनता है। ठीक है, सिमिलरली कुछ आपको टेबल मैंने बना रखा है यहाँ पे, जो आपको ध्यान रखना है बस कि
स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन हलाइड, ये एनसीईआरटी में भी है ना। जो आपको बस ध्यान रखना है कि टाइटेनियम को फोर में फ्लोरीन के साथ, जैसे फ्लोरीन से आयोडीन मैंने लिखा है ना, इसका मतलब ये हुआ फ्लोरीन के साथ भी बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन के साथ भी, ब्रोमीन के साथ भी, एंड आयोडीन के साथ भी ये बॉन्ड बना रहा है। और यहाँ पे जो क्रॉस दिख रहा है, क्रॉस नहीं है, ये हमारा है हैलोजन। क्या है? हैलोजन। ठीक है। Ti3+ फ्लोरीन से आयोडीन, बट Ti2+ जो होगा फ्लोरीन के साथ नहीं बनाएगा, बट क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो कुछ पॉइंट है जो आपको याद करना चाहिए, है ना, अच्छे नंबर के लिए। अगर आप टारगेट कर रहे हो कि केमिस्ट्री में 100 में से 100 आ जाए, तो आपको इतना तो याद करना पड़ेगा, ब्लॉक केमिस्ट्री। ठीक है। सिमिलरली वेनेडियम के लिए भी, वेनेडियम Va5 बनता है ना, ये याद रखना। ठीक है। सिमिलरली क्रोमियम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोराइड बनाता है मैक्सिमम, है ना। और बाकी सबका आप ध्यान रखना है ना, फ्लोरीन से आयोडीन ये सारे जो हैं। ओके। आयरन का देखो Fe2+, Fe3+। ये देखो Fe2+ जो है ना, Fe2 नहीं बनाता है ना, Fe2 नहीं बनता है, ये नहीं बनता है। ठीक है। ये आप ध्यान रखना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कौन सा बनाएगा कौन सा नहीं बनाएगा, है ना। ठीक है। कॉपर का देख लो, जैसे CuF2 नहीं बनता है, CuF CuF नहीं बनता है। ठीक है। बट CuF2 बनता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, बट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, है ना। आगे चले हम लोग, है ना। ठीक है। जैसे और भी आप देख सकते हो, जैसे जिंक हुआ, जिंक सबका जिंक में तो सब बनेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं जिंक का, है ना। ओके। अब हम चलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा, किस चीज पे डिपेंड करेगा? एसआरपी पे करेगा ना। हमारा जो स्टेबिलिटी होगा, कि मान लो कि M2+ जो बना है सॉल्यूशन के अंदर, स्टेबल है कि नहीं है। M3+ बना है सॉल्यूशन के अंदर, क्या वो स्टेबल है या नहीं है, वही हम लोग अब देखने वाले हैं, है ना। M2+ से M, या M3+ से M2, M3+ से M2+। ठीक है। ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिडक्शन, है ना। तो बहुत सारा फैक्टर है जिसपे हम लोग चेक करने वाले हैं। ठीक है। जैसे स्टेबिलिटी ऑफ ए पार्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इन द सॉल्यूशन डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी हुआ, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हुआ, हाइड्रेशन एनर्जी हुआ, है ना। कोई एक फैक्टर पे नहीं, बहुत सारा फैक्टर पीछे काम करता है वहां पे, है ना। कैसे देखो, जैसे फैक्टर लिखा हुआ है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड हाइड्रेशन एनर्जी। कैसे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ पार्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स Copper 2+ स्टेबल है कि नहीं, Copper+ स्टेबल है कि नहीं, Cr3+ स्टेबल है कि नहीं। तो ये सारे फैक्ट बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है ना। सपोज करो हमारे पास एक कोई मेटल है, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किस में, आयंस में, M2+ एक्वास में, +2 इलेक्ट्रॉन। और डेल्टा H0 रिएक्शन है, रिएक्शन का इंथैल्पी है, इंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन। अब हमें क्या करना है, हमें बॉर्न हैवर साइकिल याद है सबको ना। हम लोग क्या करते थे, सॉलिड को पहले गैस में कन्वर्ट करते थे, सॉलिड मेटल को गैस में, क्योंकि सॉलिड से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है हमारे लिए, गैस से अपन निकाल लेंगे, है ना। तो पहले हम लोग क्या करते थे, सॉलिड से अपन गैस में कन्वर्ट कर दिए मेटल को। और ये हमारा क्या है, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हमेशा इंडोथर्मिक होता है, ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा H पॉजिटिव होगा। अब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया हमारा। अब हम लोग यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। अगर आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, इसे हम लोग बोलते हैं IE1, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, या फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। फिर हम लोगों ने सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करा, उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हमें क्या मिला, हमें मिल गया M2+। और आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, मींस इंडो, इंडोथर्मिक। ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्या होगा, इंडो। हमेशा ये क्या होगा, तो
क्या होता है, इंडोथर्मिक होता है, ध्यान रखना है ना। तो M2+ गैस बन गया। अब ये आयंस जो है सोल्यूबल होंगे, है ना, किसमें, एक्वा सोल्यूशन में, तो क्या बन जाएगा M2+। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है, हमेशा ध्यान रखना। हाइड्रेशन जो होता है एनर्जी रिलीज बताता है, हाँ, ठीक है, हाइड्रेशन हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ जब गैस सोल्यूबल हुआ एक्वास में, है ना। ये सोलिबिलिटी बताता है ना, हाइड्रेशन याद है। अगर आप याद हो तो पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक या केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग पढ़े होंगे कि सोलिबिलिटी हम लोग चेक करते थे हाइड्रेशन से। हाइड्रेशन एनर्जी से हम लोग सोलिबिलिटी चेक करते थे, याद आया सबको। तो जितना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा उतना ही उसकी क्या हो जाएगी, सोलिबिलिटी होगी। ये ध्यान रखना, ओके। सोलिबिलिटी बढ़ जाती है ना, ठीक है। और कुछ चीजें और ध्यान रखना है, जैसे लैटिस एनर्जी समझ रहे हो ना आप, तो लैटिस एनर्जी सोलिबिलिटी के लिए कम होना चाहिए। लैटिस एनर्जी कम होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं कि सॉलिड से एक्वास M2+ बनने में कौन कौन से एनर्जी लगा। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं ना, तो क्या क्या हुआ हमारे पास। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है या ये हमारा, तो सम ऑफ सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन प्लस हाइड्रेशन। ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना, ये हमारा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ये जो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है ना हमारा, ये हमारा होता है नेगेटिव, ठीक है। हाँ ना, सभी लोग ध्यान सुनना अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ। सबको पता है ना, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये तो सबको पता होगा, है ना। हमें यहाँ पे ये पता करना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा हमारा, जब डेल्टा जी लेस देन जीरो हो जाए। तो डेल्टा जी लेस देन जीरो करने के लिए हमें क्या करना होगा, डेल्टा जी को नेगेटिव कर, है ना। अगर हमारा डेल्टा जी नेगेटिव हो गया तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, है ना। अगर हमारा डेल्टा एच नेगेटिव हो गया तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा ही होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जितना ज्यादा हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो हमारा डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसलिए बोला जाता है कि जितना एसआरपी नेगेटिव होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना नेगेटिव होगा, उतना ही उस पार्टिकुलर मेटल के आयंस का स्टेबिलिटी होगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि मान लो कि कोई M2+ यहाँ पे लिखा भी है ना, है ना, आगे आएगा देखना कि जैसे नोट में है कि मोर नेगेटिव एसआरपी जो होगा, मोर एसआरपी मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर नेगेटिव है, ज्यादा नेगेटिव है, तो ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पार्टिकुलर मेटल। पार्टिकुलर मेटल का पार्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा अगर उससे बन, अगर उसकी एसआरपी वैल्यू नेगेटिव हो, ठीक है ना। जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ही वो स्टेबल होगा, ठीक है। जैसे M2+ से M जा रहे हो, है ना। अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि एसआरपी जो है M2+ का हाईली नेगेटिव है, हाईली नेगेटिव का मतलब ये हुआ M2+ स्टेबल है बस। हाईली नेगेटिव का मतलब ये हुआ M2+ हमारा स्टेबल है, ठीक है। और यही हमें ध्यान रखना है ना, हमें ध्यान रखना है ये पॉइंट, नेगेटिव वैल्यू एसआरपी है। जितना नेगेटिव एसआरपी होगा पार्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, वो ज्यादा स्टेबल होगा बस। ये आपको ध्यान रखना होगा, है ना, ठीक है। अगर मान लो कि M3+ से M2+ जा रहे हो आप, है ना, तो अगर कोई बोले कि M3+ ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ये हुआ कि एसआरपी जो होगा मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा M3+ का क्या होगा, हाईली नेगेटिव, ठीक है। तो एनसीईआरटी में आपको कुछ टेबल बना होगा, और 3D का एसआरपी वैल्यू याद रखना, क्योंकि जेई मेन में या नीट में एक बार पूछा गया है जिसमें वैल्यू नहीं था। तो वैल्यू आप लोग याद रखना, है ना, 3D का कम से कम, ठीक है। ओके, आप लोग याद रखना, ओके सर। ठीक है ना। अब आप लोग ये बताओ
टाइटेनियम 3+ या टाइटेनियम 2+, कौन सा ज्यादा स्टेबल है? प्लस। ठीक है, जो ज्यादा नेगेटिव वो ज्यादा स्टेबल होता है ना, तो M2+ ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। ठीक है। अगर नीचे आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर 2+ पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कॉपर 2+ बनने की टेंडेंसी काफी कम होता है। ठीक है, कॉपर 2+ बनने की टेंडेंसी काफी कम होता है। क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्यों कॉपर 2+ बनने की टेंडेंसी कम है, तो आप क्या बोलोगे? इसका SRP वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए। ठीक है। ओके, ये कुछ छोटा छोटा पॉइंट है, ध्यान रखना आप लोग, है ना। अगर आप टेबल से देखोगे तो एक्वा सोल्यूशन में क्या था कि कोबाल्ट 2+ क्या था हमारा? कोबाल्ट 2+ इज मोर स्टेबल एंड कोबाल्ट 3+ इज हाईली अनस्टेबल। मीन्स कोबाल्ट 2+ का नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगा, SRP वैल्यू जो होगा कोबाल्ट 2+ का ज्यादा होगा। SRP नेगेटिव SRP होगा, है ना। और एक चीज और ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि कोबाल्ट 3+ जो है हर जगह अनस्टेबल है, नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, नोट नोट है, ठीक है, ध्यान रखना। कोबाल्ट 3+ जो है हाईली स्टेबल हो जाता है, कब? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। जब कोबाल्ट 3+ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा उस केस में ये स्टेबल कंपाउंड बनाता है, कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे हाई CFC रिलीज होता है। और आपको याद है जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने मैंने आपको बताया था ना कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्टेबिलिटी अपन चेक चेक करते हैं किसके? CFC से, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। याद आया सबको? और ये पॉजिटिव नहीं होता है, या तो नेगेटिव या तो जीरो। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है। एंड जैसे मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया, कॉपर 2+ का क्या था? SRP पॉजिटिव था, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर की लेस टेंडेंसी है टू कन्वर्ट इनटू कॉपर 2+, है ना। इसका मतलब ये हुआ कॉपर 2+ बनने की टेंडेंसी काफी कम होगा उसका, है ना। ठीक है। जैसे Mn3+ है, Mn3+ जो होते हैं हमारे लेस स्टेबल होते हैं ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या है हमारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों बिहेव कर रहा है? क्योंकि Mn2+ क्या है हमारा? स्टेबल है, ये जल्दी से चाहेगा कि जल्दी से अपन कन्वर्ट हो जाए Mn2+ में। सभी लोग को जो क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए। तो Mn2+ क्या है हमारा? स्टेबल। तो इसलिए Mn3+ क्या चाहेगा? जल्दी से Mn2+ में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए Mn3+ बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली क्रोमियम 2+ जो है गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी अपन कन्वर्ट हो जाए किस में? Cr3+ में, जो कि स्टेबल होता है। ठीक है, क्लियर है? बस ध्यान रखना, Ra क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो कुछ Cr2+, V2+, Ti2+ आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। क्लियर है? ये छोटा छोटा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना होगा, है ना। अगर Cr2+ जो है एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, मान लो कि एसिड आपने HCl ले लिया, कोई सा भी एसिड, है ना। तो Cr2+ जो है जल्दी से कन्वर्ट होना चाहेगा Cr3+ में। और जब ये रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हैं, ये रिएक्शन है, ध्यान रखना, है ना। क्रोमियम 2+ कन्वर्ट होते हैं Cr3+ में, है ना। और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड, है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, फ्लोराइड जो होते हैं नॉट स्टेबल एट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हम लोग ऊपर भी देखे हैं। ठीक है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कभी भी फ्लोराइड बनाना नहीं चाहेंगे। जैसे CuF अनस्टेबल है, BF2 भी नहीं बनाता है ना। सिमिलरली
ऊपर भी हम लोग देखें कि CuI2 और FeI3 नहीं पाए जाते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्लियर है गाइस, बोलो। ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कॉपर 2+ और कॉपर+ में कौन सा ज्यादा स्टेबल है। उस केस में हम लोग बोलते हैं कि कॉपर 2+ ज्यादा स्टेबल है। क्यों? कॉपर 2+ इज मोर स्टेबल ड्यू टू, लिख लो, ड्यू टू हैविंग हैविंग ड्यू टू हैविंग मोर हाइड्रेशन एनर्जी, ड्यू टू हैविंग मोर हाइड्रेशन एनर्जी। कॉपर 3+ लेस स्टेबल क्यों है? कॉपर 3+ हैविंग हायर हाइड्रेशन एनर्जी, हायर हाइड्रेशन एनर्जी। ये छोटा छोटा पॉइंट है जो एनसीईआरटी में भी प्रेजेंट है ना, एनसीईआरटी में है। ठीक है। ओके, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक में आपको कुछ चीजें रिमेम्बर करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, है ना। ठीक है गाइस, तो आगे चले हम लोग, है ना, है ना। ओके, अब हम चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं अपना, है ना। तो फर्स्ट स्टार्ट होता है केमनोफोर से, है ना। केमनोफोर का प्रिपरेशन देखेंगे आज, है ना। तो केमनोफोर का प्रिपरेशन होता है, किससे करते हैं हम लोग? ओर से, है ना। पायरोलुसाइट और पायरोसुलाई पायरोलुसाइट और का फॉर्मूला क्या होता है? MnO2, है ना। तो इसका नाम क्या है, नाम बताओ। MnO2 का नाम क्या है? डाइऑक्साइड। क्या बोलो? मैंगनीज डाइऑक्साइड। यस, वाओ, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये नाम याद रखना, भूलना नहीं, है ना। मैग्नीज डाइऑक्साइड को बेस के प्रेजेंट में फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पास करते हैं तो हमें मिलता है क्या, बताओ। ये हमारा क्या है? MnO2 क्या है? और ये क्या है? बेस है। बेस में कोई भी यूज कर सकते हो, KOH या K2CO3, कुछ भी, है ना। ये दोनों क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। OA क्या है हमारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। ठीक है, क्लियर है सबको, है ना। और यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं? फ्यूजन। ठीक है ना। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलता है K2MnO4। अब इसका नाम बताओ क्या है ये, नाम बताओ, K2MnO4 का नाम बताओ। पोटेशियम परमैंगनेट। और KMnO4 का नाम क्या है? ये भी तो पोटेशियम पर पोटेशियम मैग्नेट है। पोटेशियम मैग्नेट होगा, यस, पोटेशियम मैग्नेट। यस, K2MnO4 का नाम क्या है? पोटेशियम मैग्नेट। तो KMnO4 का कलर क्या होता है? कलर बताओ। पर्पल। कलर क्या होता है हमारा? पर्पल। ठीक है, सभी लोग लिख लो, पर्पल, है ना। तो इसका नाम क्या हो गया हमारा? पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट को फिर क्या करें हम लोग फिर हम लोग पास करवा देते हैं किससे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, यहाँ पे, है ना, Cl2 या O3 से। तो हमें मिल जाएगा क्या? पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मेशन हो गया, है ना। अगर आप Cl2 यूज करोगे तो KCl मिलेगा, O3 यूज करोगे तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा यहाँ से, है ना। अगर आपने CO2+ एसिड पास करा दी तब भी हमें मिल जाएगा पोटेशियम पर मैग्नेट और MnO2। बट ये जो रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, इस रिएक्शन का नाम क्या है आपको पता है? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन का क्या नाम है? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्यों हम ये पार्टिकुलर रिएक्शन को डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? अगर आप देखो तो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 6 है, और यहाँ पे क्या है? +7, और यहाँ पे क्या है? +4।
है ना। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब ये हुआ, कोई भी एक पार्टिकुलर स्पीशीज का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, खुद वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद ही रिड्यूस हो रहा है। 6 से 7 में जा रहा है, 6 से 4 में जा रहा है। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, 6 से 7, 6 से 4, खुद ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद ही क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ये ध्यान रखना, ओके। क्लियर है सबको, बोलो, है ना। तो ये बस ध्यान रखना है, रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। और कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि MnO4 2- कौन से मीडियम में स्टेबल होता है। अब बताओ, MnO4 2- हमेशा स्टेबल कब होगा, जब बेस होगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि MnO4 का टेंडेंसी क्या है, खुद ही ऑक्सीडाइज और खुद ही रिड्यूस हो जाए। अगर आपने एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम यूज करा तो ये खुद कहाँ चला जाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में चला जाएगा। रिएक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे MnO4- MnO2 बन जाएगा, है ना। ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये अनस्टेबल होता है, खुद डिसोसिएट हो जाएगा। ये रिएक्शन क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है। ये छोटी छोटी बातें जो हैं इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ओके। राइट, आगे चले हम लोग, है ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लैब मेथड। लैब मेथड में कैसे अपन पोटेशियम पर मैग्नेट बनाते हैं। हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं मैग्नीज आयन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, किसके प्रेजेंट में, परऑक्सो डाइसल्फेट के प्रेजेंट में। ये याद रखना, परऑक्सो डाइसल्फेट, है ना। इसे हम लोग बोलते हैं मैग्नीज आयन। क्या बोलते हैं अपन, मैग्नीज आयन। अगर आपको याद हो ये किसका आयन है, बहुत फेमस कंपाउंड का आयन है ये, बताओ, बोलो। बोलो, कौन सा कंपाउंड का आयन है ये, काफी फेमस है वो, ये भी जान जाओ। और भी हिंट दूं, एसिड भी है वो। ये जो आयन है, परऑक्सो डाइसल्फेट आयन जो है, इसे अपन क्या बोलते हैं बताओ। आप लोग ध्यान रखना, इसे हम लोग बोलते हैं, ये जो है, मार्शल एसिड आयन। ठीक है, मार्शल। ठीक है, मार्शल एसिड है ये, मार्शल एसिड आयन। ओके। तो मैग्नीज आयन परऑक्सो डाइसल्फेट के साथ रिएक्ट करके हमें मिल जाएगा पर मैग्नेट आयन। ये क्या है, इसका नाम बताओ, ये क्या है हमारा, पर मैग्नेट। ठीक है, पर मैग्नेट, है ना। ठीक है। ओके गाइस, किसी को डाउट है, एनीवन। पर मैग्नेट आयन तो पोटेशियम पर मैग्नेट बन गया, है ना। यही बनाना था हमें, लैब मेथड है ये। ओके। अब हम चलते हैं कॉमर्शियल मेथड। देखो, कॉमर्शियल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन कराते हैं, किसके प्रेजेंट में, और ये बेसिकली हम लोग स्टार्टिंग में भी देख लिए हैं। फर्स्ट वाला रिएक्शन यही है, सेम है। और का यूज करते हैं MnO2 को। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं MnO4 2- का। ठीक है। पहले हम लोगों ने क्या करा, MnO2 ले लिया, फिर बेस, KOH बेस है हमारा, फिर हमने फ्यूज करा, हीट किया मीन्स, फिर ऑक्सीडाइज कर दिया, किसके प्रेजेंट में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंट। ये हमारा क्या है, ओ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंट में हमें मिल गया क्या, MnO4 2-। इसका नाम क्या है बताओ, व्हाट इज द नेम। मैंगनीट आयन। यस, क्या है हमारा, मैग्नेट आयन। ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, मैग्नेट आयन।
अब मैग्नेट आयन को क्या कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन मीन्स ब्रेकिंग करेंगे बॉन्ड का। किसके प्रेजेंट में होगा ये, इलेक्ट्रोलाइटिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट में हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा यहाँ पे, है ना। तो MnO4 जो है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किस में, MnO4 2 माइनस MnO4 माइनस में। ठीक है, तो हमें जो चाहिए वो हमें मिल गया। ठीक है, हमें तो परमैंगनेट आयन चाहिए था ना, मिल गया, है ना। बट कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा रहे हो, यहाँ पे जो हो रहा है सेम रिएक्शन लिखा हुआ है, जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो ये बताओ कैथोड पे क्या बन रहा है, एनोड पे क्या बनेगा। याद रखना कैथोड पे KMnO4 बनता है, कैथोड पे KMnO4, ये सेम रिएक्शन ऊपर वाला, ये वाला। ठीक है, यही रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। एनोड पे H2 गैस, बस ये ध्यान रखना, ज्यादा कुछ नहीं है ना। ओके, KMnO4 कैथोड पे, एनोड हमारा, एनोड पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। ओके, क्लियर है सबको, बोलो किसी को डाउट है, एनीवन, है ना। डाउट तो नहीं है ना गाइस, बोलो। नो सर, हमें कोई डाउट नहीं है, तो अपन प्रॉपर्टी देख लेते हैं ना। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे KMnO4 का प्रॉपर्टी क्या है, देखो। वैसे नाम तो आप लोग को अब तक पता चल गया होगा कि MnO4 2 माइनस का नाम है मैग्नेट आयन, और इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रहना चाहिए, है ना। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, यहाँ पे ये क्या होता है, ये हमारा होता है पारा मैग्नेटिक होता है ये, है ना। वैसे व्हाइट में आप लिख सकते हो पारा मैग्नेटिक, है ना। पा, पारा मैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि यहाँ पे होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होती है अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है हमारा MnO4 माइनस, क्या है, पर मैग्नेट आयन है ना। और ये होता है हमारा डाया मैग्नेटिक। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें याद रखना आप लोगों के, है ना। तो स्ट्रक्चर देखो तो ऐसा कुछ होगा इसका, है ना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है, दोनों का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ओके, इसका भी, है ना। ठीक है, और KMnO4 जो होता है हमारा पर्पल सॉलिड होता है, ये तो पता भी है ना। और कुछ रिएक्शन है, जैसे आप KMnO4 को हीट करोगे ना, तो आपको K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 मिलता है। ये रिएक्शन है, आपको याद रखना, है ना। हीट आप करोगे तो ये आप याद रखना, ओके। ठीक है गाइस, किसी को डाउट तो नहीं है ना, बोलो, है ना। ओके, तो KMnO4 को हीट करोगे तो आपको मिलेगा K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। तो कभी कभी पूछ लेगा अ, कि MnO4 को जब हीट करोगे तो कौन सा गैस रिलीज होगा, तो आपको याद होना चाहिए ऑक्सीजन गैस। या पूछ सकता है कि ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है तो कौन से कंपाउंड से हीट करने के बाद रिलीज होता है। तो अगर वहां पे KMnO4 होगा तो KMnO4 आपको आंसर मार्क करना होगा। ठीक है, ओके, Yes, sir. है ना। हाई हीट करते हैं, हाई टेम्परेचर पे होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो है रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब रिएक्शन कराओगे, ये बेसिकली क्या होता है, एक्सप्लोसिव होता है। रिएक्शन जो होगा यहाँ पे एक्सप्लोसिव होता है, एक्सप्लोसिव होता है, एंड Mn2O7 फॉर्म होता है, इस फॉर्म। ठीक है, जैसे KMnO4 रिएक्ट किया कंसंट्रेटेड H2SO4 के, आपको क्या मिला, Mn2O7। ये रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा, है ना, तो ध्यान रखना, ओके।
क्लियर है सबको? ये तो आपने कराया किसके साथ, H2SO4 के साथ, है ना? अगर आपने HCl के साथ रिएक्ट करा दिया, ठीक है, अगर आपने HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको मिलेगा, कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको मिलेगा MnCl2 प्लस Cl2 गैस प्लस H2O। ठीक है। तभी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यों हम लोग अ, क्यों हमें H2SO4 क्यों नहीं यूज करना चाहिए, तो वहां पे बोलना है क्योंकि रिएक्शन जो होता है एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है, इसलिए हमें जो एसिड यूज करना चाहिए कंसंट्रेटेड HCl, नॉट कंसंट्रेटेड H2SO4। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना, कब, जब एडवांस में पूछे जाएंगे, कि एडवांस टाइप का क्वेश्चन है कि हम लोग जब क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं ना केमनो फोर का, वहां पे हम लोग, अगर आप देखोगे तो हम लोग H2SO4 को प्रीफर करते हैं, HCl को नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके। इसके पीछे रीजन यही है कि हम लोग H2SO4 को प्रीफर करते हैं, कंसंट्रेटेड HCl को हम लोग यूज नहीं करते हैं ना। ओके, बस ध्यान रखना। किसी को डाउट है? एनीवन? सर HCl को प्रेफर करते हैं ना। नहीं नहीं, कंसंट्रेटेड H2SO4 का इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे कुछ अलग अलग प्रोडक्ट बन जाता है, जैसे Cl2 गैस रिलीज हो गया, है ना? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे सोल्यूशन एसिडिक नहीं हो, रिएक्शन के बाद सोल्यूशन एसिडिक रहता नहीं है, रिएक्ट कर जाता ही है, और हमें मेंटेन करना है एसिडिक सोल्यूशन। ये इसके पीछे रीजन यही है। ये रिएक्ट करके Cl2 गैस बन गया, वाटर बन गया, बताओ, और ये तो सॉल्ट है ही, MnCl2 सॉल्ट हो गया यहाँ पे। सर हाँ बोलो। सर और एक बार हमें चाहिए। दोबारा हम्म। एक बार बोलो। दोबारा बताना कि H2SO4 यूज करते हैं HCl। देखो, अगर आप कंसंट्रेटेड HCl यूज करोगे, देखो क्या, ये तो खुद ही रिएक्ट कर गया ना ये, तो क्या एसिडिक मीडियम मेंटेन रखेगा ये? नो सर। इसके पीछे रीजन यही है क्योंकि हमें एसिडिक मीडियम मेंटेन रखना है। ये नोट में लिख लो, यहाँ पे नोट में, while using while using KMNO4 as a oxidizing agent in a quantitative analysis, ठीक है, टू मेक, हम लोग क्यों यूज करते थे सोल्यूशन को एसिडिक बनाने के लिए, solution टू मेक सोल्यूशन acidic, we preferred we preferred H2SO4। ठीक है, हम लोग H2SO4 को प्रीफर करते हैं, HCl को नहीं। ठीक है ओके सर। है ना? और इसके पीछे और रीजन है कि जो केमनो के 4 के साथ जो रिएक्शन हो रहा है वो रिडॉक्स रिएक्शन है भी नहीं। इसके पीछे और रीजन ये भी है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, नॉट ए रिडॉक्स, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये रिडॉक्स है। ठीक है, इसलिए। ठीक है गाइस, बोलो, किसी को डाउट तो नहीं है ना? एनीवन? बोलो। डाउट है? बोलो। नो सर। सर। ओके। और रिडॉक्स रिएक्शन मैंने बोल दिया ना, रिडॉक्स रिएक्शन इसके पीछे रीजन है। HCl यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन करता है ना, और अगर रिडॉक्स रिएक्शन
कर गया तो जो हमें चाहिए प्रोडक्ट वो मिलता नहीं है। ये जो रिएक्शन है ना यहाँ पे, ये रिडॉक्स होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिडॉक्स होता नहीं है, नॉट ए रिडॉक्स। ठीक है, इसलिए हम लोग प्रीफर करते हैं H2SO4, नॉट ए कंसंट्रेटेड HCl या HNO3, दोनों। ठीक है, याद रखना। अगर आपने यूज कर लिया, अगर आपने यूज कर लिया एसिड HCl या नाइट्रिक एसिड तक, जानते हो क्या होगा? फिर वहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, और इससे ये हो सकता है कि रिड्यूस द अक्यूरेसी ऑफ टाइट्रेशन। जो आप करोगे, टाइट्रेट कर रहे हो ना, बेसिकली आप टाइट्रेशन यहाँ पे हो रहा है, तो इसका एक्यूरेसी जो होगा वो खत्म हो जाता है, इसलिए, है ना। ठीक है, ठीक है ना, बस ध्यान रखना कि हम लोग यूज करते हैं H2SO4, नॉट ए प्रीफर H2SO4, नॉट यूज HCl एंड HNO3 कंसंट्रेटेड, दोनों। ठीक है, इसके पीछे रीजन यही है ना। तो हमें जो चाहिए वो मिलता नहीं है, कोई दूसरा कुछ मिल जाता है ना। ठीक है ना। और कंसंट्रेटेड H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, और एसिडिक मीडियम भी मेंटेन करना है हमें, बहुत सारी चीजें होती है ना। ठीक है, हमें सॉल्यूशन को एसिडिक बनाना है ना, ये भी तो चेक करना है ना हमें, और सॉल्यूशन में रिडॉक्स रिएक्शन भी ना हो। ठीक है, ओके, किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है ना? याद रखना, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन होगा ना तो पता चला कि जो आप यूज कर रहे हो टाइट्रेशन में उसी के साथ रिएक्ट कर गया, तो ये तो गलत है ना, है ना। जो हमें चाहिए वो मिला नहीं, पता चला किसी और के साथ रिएक्ट कर रहा है वो। और सॉल्यूशन को एसिडिक मेंटेन रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा KMnO4 होता है, एसिडिक मीडियम में ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव भी करता है। ठीक है, ठीक है, ओके गाइस। तो इससे पीछे बहुत सारा रीजन है, जैसे जो हमारा HCl है ना, खुद ही ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे Cl2 देख लो, Cl2 जो बन रहा है ना यहाँ पे, आपको क्या लग रहा है ये क्या हो रहा है? Cl2 गैस जो बन रहा है, इसका मतलब HCl खुद ही, HCl का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना यहाँ पे, बोलो हाँ या ना। HCl जो है हमारा यहाँ पे, HCl देखो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है ना, माइनस, ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, -1 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो गया खुद ही। करना किसी और का, खुद ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, बताओ। ठीक है, ओके, तो इसलिए अब हम लोग HCl और HNO3 यूज नहीं करते हैं, हमेशा यूज करते हैं H2SO4 टू मेंटेन द मीडियम एसिडिक, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ना हो जाए, क्योंकि हमें KMnO4 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही रखना है ना। ओके गाइस, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? ओके, ठीक है, बोलो। नो डाउट सर। है ना, ये ध्यान रखना, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि HCl और HNO3 अपन यूज नहीं करते हैं, H2SO4 ही देखोगे जब भी आप रिएक्शन भी देखोगे KMnO4 के साथ, तो H2SO4 ही होता है वहाँ पे, है ना। ठीक है, ओके, किस सर? ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। है ना, तो ये जस्ट रिएक्शन है, आप ध्यान रखना कि जब आप पर मैग्नेट जो होता है चेंज हो जाता है, किसमें? मैग्नेट और ऑक्सीजन गैस इज रिवॉल्व्ड। ठीक है, जब KMnO4 को बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो K2MnO2 प्लस ट्वाइस H2O प्लस O2 गैस बनता है ना, ये याद रखना आप लोग को। ठीक है, K2MnO4 है ये। हम्म, तो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको मिल जाएगा ये, है ना।
H2O ऑक्सीजन गैस है ना, KMnO4 का रिएक्शन विथ बेस है ये, बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो क्या होगा, और हीट कर रहे हो, यहाँ पे हीटिंग हो रहा है, ठीक है। तो K2MnO4 प्लस ट्वाइस H2O प्लस O2 गैस, ओके। बस ध्यान रखना आप लोग, ओके। एसिड के साथ रिएक्शन कैसा है, बेस के साथ रिएक्शन कैसा है ना। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे रिएक्शन इसका, है ना। मीन्स बहुत सारा रिएक्शन भी तो है ना इसका भी। तो नेक्स्ट क्लास ले मी अपन स्टार्ट करेंगे, ओके, ठीक है। किसी को डाउट है, एनीवन बोलो, otherwise we are going to end the session and let's meet in the next session. Till then, bye bye, take care.